गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम 4 चैप्टर फिजिक्स में बायसवार्ट लॉ बताएंगे। 4 चैप्टर में बायसवार्ट का नियम। बायसवार्ट का नियम जानने के पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। बायसवार्ट का नियम जानने के पहले धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। ये चैप्टर 4 के स्टार्ट में आता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, फिर आएगा बायसवार्ट का नियम। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं, पर बायसवार्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ बताएंगे, उसको देखिए, ठीक है ना। आप लोगों को बता दें, जब ये कोई चालक तार है और इस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई चालक तार है, इस चालक तार में एक बैटरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जब इसको हम ऑन करते हैं यानी धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो एक चुंबकीय सुई होती है वो विक्षेपित होती है। ये एक चुंबकीय सुई है। धारा प्रवाहित ना करेंगे, धारा प्रवाहित ना करेंगे तो ये सुई जो है वो ऐसे रहेगी, ये धारा ना जाए तो ऐसे रहेगी। धारा प्रवाहित करें तो विक्षेपित होती है। धारा की दिशा बदल देते हैं तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है, ठीक है ना। धारा ना प्रवाहित करें तो ये क्या रहेगी, समांतर रहेगी। धारा प्रवाहित करें तो विक्षेपित होती है। धारा की दिशा बदल देंगे, विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो कुल मिला के ये पता चला कि जब इसमें धारा प्रवाहित किए तो आसपास क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही ये चुंबकीय सुई क्या हुई, विक्षेपित हुई, ठीक है ना। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसका अध्ययन किया था, किसने किया था, ऑर्स्टेड ने किया था। वो 1820 में 1820 में वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने बताया था कि धारा प्रवाहित करने पर उसके किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको ज्ञात करने के लिए बायसवार्ट के द्वारा नियम बताया गया। उस नियम को आपको जानना है। एक बात और बता दें, यहाँ पर देखिएगा, जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या करती है, प्रवाहित धारा जो है वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, क्या, चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। प्रवाहित धारा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश यदि है तो वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। यहाँ ये लिखा है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है ना। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, बायसवार्ट का नियम। बायसवार्ट का नियम ये 4 चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है ना। बायसवार्ट का नियम है ना, बायसवार्ट लॉ। बायसवार्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक मिलकर इस नियम को बनाए थे, ठीक है ना। तो बायसवार्ट का नियम देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स वाई, एक कोई चालक तार है। एक्स वाई क्या है, एक चालक तार है, और इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं। इस साइड में धारा की दिशा आप बदल भी सकते हो, इधर प्रवाहित करेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उधर प्रवाहित करेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक्स वाई कोई चालक तार है, और इस चालक तार में प्रवाहित धारा क्या है, आई है। और इस चालक तार का एक छोटा सा भाग हम ले लेते हैं, उसकी लंबाई माने लेते हैं कितनी है, dl।
इससे r दूरी पर कोई बिंदु एक ले लेते हैं P। क्या ले लेते हैं? P। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको प्रदर्शित कर दिए dB से। क्या कहा हमने? फिर से सुनना। एक्स वाई कोई चालक तार है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। धारा की दिशा आप बदल भी सकते हो और उस चालक का एक अल्पांश हमने लिया, अल्पांश माने छोटा सा भाग, वो है dl, और उससे r दूरी पर कोई बिंदु हमने लिया है P। तो इस बिंदु पर P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, या कैसे ज्ञात की जाएगी, इसके लिए इन्होंने कुछ बताया, और वो क्या बताया वो सुनना है। ठीक है, यहाँ का कोण मान लेते हैं क्या है? थीटा है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, पर स्मॉल अल्पांश के कारण है इसलिए dB लिखा गया है। ठीक है ना। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो धारा के समानुपाती होगी। यानी इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है। दूसरा ये कहा गया कि इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी। पहला कहा कि dB का मान धारा के अनुक्रमानुपाती यानी dB प्रोपोर्शनल I। दूसरा कहा कि dB लंबाई के अनुक्रमानुपाती तो dB प्रोपोर्शनल dl। तीसरा ये कहा कि इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो कोण पर भी निर्भर है। अब वो कैसे निर्भर है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती यानी dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। थीटा क्या है? अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। और ये भी कहा कि इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। क्या क्या कहा? फिर से सुनना एक बार। इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक के अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक और इस अल्पांश और अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश से चालक से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और इन सबको इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ऐसे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नीतांक लेना पड़ेगा और उस नीतांक का मान अलग अलग पद्धति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा, इन्होंने बताया है। ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख के चलते हैं साथ साथ में। कैसे लिखना है? ये सभी स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड में एग्जाम में आता है, और जब आएगा तो उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट में नहीं। शॉर्टकट में तो केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देने के काम में आ सकता है, और किसी बोर्ड एग्जाम में स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड किसी में आएगा तो उसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर से देखिएगा। मान लिया XY कोई चालक तार है जिसमें प्रवाहित धारा I है, तो उस चालक के अल्पांश छोटा सा भाग dl के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर है। क्या कहता है ये नियम? क्या कहता है कि XY कोई चालक तार है, मान लो प्रवाहित धारा I है, उसके अल्पांश dl के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dV प्रोपोर्शनल I। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती समानुपाती जो भी बोल दो, अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dV प्रोपोर्शनल dl। ठीक है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात dV प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ये ठीक है ना। dV प्रोपोर्शनल I है, dV प्रोपोर्शनल dl है और dV प्रोपोर्शनल साइन थीटा भी हो गया। ठीक है ना। अब चौथा ये भी है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात इसमें क्या लिखेंगे, dV प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है ना। फिर से सुनना, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यदि इन सबको एक साथ लिख दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है ना। तो उपरोक्त चारों को संयुक्त रूप में लिखने पर उपरोक्त चारों को संयुक्त रूप में लिखने पर क्या होगा, dV प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपान r²। प्रोपोर्शनल हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, dV = KI dl साइन थीटा अपान r²। है ना समीकरण है, जहाँ के नियतांक है, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर होता है। ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि मापन पद्धति और अलग अलग माध्यम में के का मान अलग अलग लेना है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, CGS पद्धति में निर्वात या वायु के लिए, इन्होंने कहा CGS पद्धति में निर्वात वायु के लिए के बराबर 1। तो समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, ये dV बराबर सीधे के का मान 1 रखो तो कुछ नहीं,
आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। डी वी बराबर आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है गास होता है, या कि एक और भी मात्रक होता है ओस्टर्ड। सीजीएस पद्धति में ये दो मात्रक होते हैं। सीजीएस पद्धति में चिमकी छेद की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, चाहे गास लिख दो चाहे ओस्टर्ड लिख दो, ठीक है ना। तथा एसआई पद्धति में निर्वात या वायु के लिए के बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 अपान 4 पाई, जहाँ म्यू 0 निर्वात की चुंबकनशीलता है, निर्वात की चुंबकनशीलता है। म्यू 0 को क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकनशीलता। तब ये समीकरण 1 से क्या बन जाएगा? dB बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये मेन फार्मूला है। इसको कोई समीकरण दे देते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसके कई मात्रक होते हैं। ये समीकरण 2 है। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक एक तो होता है टेस्ला, या आप चाहो तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप चाहो तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। 3 ठो मात्रक होते हैं। ध्यान देना, सीजीएस में गास और ओस्टर्ड होता है, और एसआई में टेस्ला होता है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये या आई लिखे हैं, या वेबर नहीं, मतलब ये अथवा ये आ, ठीक है ना। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। सबसे ज़्यादा चलता है टेस्ला वाला, यहाँ लिखे देते हैं, जहाँ यानी 1 टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गास, या कि 1 गास बराबर क्या लिखा जाएगा? 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है ना। याद रखिएगा, 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गास, या कि 1 गास बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। लगभग में कहीं कहीं -5 भी लिख देता है, ठीक है ना। तो ये डी बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हुआ। अब ये किस पद्धति में है? एसआई पद्धति में। ये किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। ध्यान देना, ये सीजीएस पद्धति में है, ये एसआई पद्धति में है। पर ये सीजीएस पद्धति में निर्वात वायु के लिए है, और ये एसआई पद्धति में है निर्वात वायु के लिए। पर कोई अन्य माध्यम हो तो क्या करोगे, है ना। तो ये भी लिखे देते हैं। अन्य माध्यम में, मान लो अन्य माध्यम है, क्या है? अन्य माध्यम निर्वात वायु के अलावा, तो dB बराबर लिखा जाएगा म्यू आर आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये सीजीएस में, इसमें सीजीएस में अन्य माध्यम, और dB बराबर म्यू 0 म्यू आर अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किस में होगा? एसआई में। ध्यान देना, कहेंगे एसआई ये है तो ये एसआई निर्वात वायु का है, और ये एसआई अन्य माध्यम का है। ये सीजीएस निर्वात वायु का है, और ये सीजीएस अन्य माध्यम का है। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है? ये सीजीएस में है वायु के लिए, ये सीजीएस में है अन्य माध्यम के लिए, ये एसआई में है निर्वात वायु के लिए, एसआई माध्यम में है एसआई में है अन्य माध्यम। अन्य माध्यम का मतलब निर्वात वायु के अलावा, ठीक है ना। ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला ये है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेन, ठीक है ना। ये अब क्या होता है, किंतु ये बता दें, किंतु म्यू 0 अपान 4 पाई का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर होता है, पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना। या इसी को लिखा रहता है ये वेबर पर एम्पियर मीटर, एम्पियर गुणे मीटर, ऐसा भी, ठीक है ना। चाहे वेबर लिखा रहे, वेबर पर एम्पियर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर,
मतलब इसका जो मान होता है इतना होता है। इतना 10 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिख दो, चाहे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ना लिखना हो तो वेबर पर एम्पियर मीटर लिख दो, ठीक है ना। तो ये इसका मान इतना होता है। इस मान को यहाँ रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, dB बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर, ये ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला। ये है बायस वाट का नियम, इतना, ठीक है ना। अब इसमें बायस वाट नियम का सदिश रूप कैसे लिखेंगे उसको भी देख लीजिए, ठीक। बायस वाट नियम का सदिश रूप देखिए, तो dB बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, सुनिए, यहाँ पर है क्या, ये फार्मूला था μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान r स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, r का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, r का ऊपर नीचे गुणा, तो क्या होगा μ0/4 पाई IDL r साइन थीटा अपान r क्यूब्ड। क्या किया हमने, r का ऊपर नीचे गुणा किया, तो अब क्या हो जाएगा μ0/4 पाई i और ये dl क्रॉस r बटे r क्यूब्ड। ये है उसका सदिश रूप, ये है उसका सदिश रूप, ठीक है ना। यानी μ0/4 पाई i और ये dl क्रॉस r, ये अपान r क्यूब्ड। ये एक ठो r का ऊपर नीचे गुणा किए हैं तो ये आ गया है। या कि ये आपको बता दें, यदि r वेक्टर ना करना हो तो एक और तरीका है, μ0/4 पाई और यहाँ i dl क्रॉस r कैप लिख दो ऐसा, तब ये r स्क्वायर रहेगा, क्योंकि r कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी पॉइंट है। यदि यहाँ वेक्टर r है तो यहाँ r क्यूब्ड है, यहाँ वेक्टर r है तो यहाँ r क्यूब्ड है, और यदि यहाँ r कैप है तो r स्क्वायर है। r वेक्टर है तो r क्यूब्ड, और यदि r कैप है तो r स्क्वायर है। दोनों वेक्टर सदिश रूप में सही है, चाहे ये लिख देना चाहे ये लिख देना, ठीक है ना। r कहाँ से आया हमने बता दिया, एक r का ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा। r का इंटू इसमें किया तो कोई अंतर ना पड़े, इसलिए इसमें कहेंगे r कैप का इंटू करेंगे तब, तो r कैप क्या होता है, एकांक सदिश होता है, उसका मान 1 होता है, तो कोई अंतर ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये बायस वाट नियम का सदिश रूप है, ठीक है ना। अब ये आपको बता दें कि बायस वाट नियम को लाप्लास नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, बायस वाट नियम को क्या कहा जाता है, लाप्लास नियम भी कहा जाता है। और इसमें कोई विशेष फैक्टर तो नहीं दिया है क्यों कहा जाता है, पर कहा जाता है, याद रखना। ये बायस वाट नियम को लाप्लास का नियम कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता होगा, वो क्वेश्चन क्या है सुनिए, कि सर ये धारा की दिशा हम बदल दें तो क्या होगा। तो धारा की दिशा बदल देंगे तो कुछ नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जरूर बदल जाएगी पर मान वही रहेगा। इसलिए आप धारा चाहे इधर दिखाओ चाहे इधर दिखाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो यहाँ पर थीटा लिए हैं, तो सर यदि थीटा यहाँ ले लें तो क्या होगा, तो बता ये है, यदि आप इसको थीटा ले रहे हैं तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। यदि आप इसको थीटा ले रहे हैं तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अब फाइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या, यदि आप यहाँ थीटा लिए तो साइन थीटा, यदि यहाँ लेंगे तो यहाँ पाई माइनस थीटा होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। इसलिए चाहे आप कोण यहाँ ले लो चाहे कोण यहाँ ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। धारा की दिशा चाहे आप बदल दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मान में अंतर नहीं पड़ेगा, तीव्रता की दिशा में परिवर्तन जरूर होगा। क्योंकि तीव्रता की दिशा इसमें अलग होगी और धारा की दिशा बदल देंगे तो अलग होगी,
ठीक है ना। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस बात की जानकारी किसने दिया था? ओस्टर्ड ने दिया था। लेकिन किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कैसे करेंगे, इसके बारे में ओस्टर्ड ने नहीं बताया था। और उसके बारे में किसने बताया? बायसवार्ट ने बताया कि किसी बिंदु पर तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे और तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में इन्होंने भी नहीं बताया। तो उसको आप आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें पाम रूल और स्क्रू लूम ये सब कुछ है। थैंक यू।